Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. You know very well we are discussing immunity, and today we will discuss its final part. It might be possible that we may have to erase board twice, but today will be the final detailed lecture about the immunity. I hope कि अगर आप इन बातों को गौर से सुनेंगे तो आप लोगों को इम्यूनिटी काफ़ी हद तक सही मानी में समझने में हेल्प होगी। और इस पर्पस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ बुक के प्रेमिसेस में ही सोचें। सम टाइम हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है टू इम्प्रूव आवर कॉन्सेप्ट्स बिट बेटर इन अ बिट बेटर वे, राइट? सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। आज हम अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर के पहले फेज में एंटीबॉडी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको एंटीबॉडी को। और आपको याद है कि एंटीबॉडीज वर बेसिकली व्हाट द डिफेंस प्रोटीन्स। आपको पता है उन्हें मेरी बॉडी का डिफेंस करना था। अगर मैं इसकी नेचर की बात करूं तो दे आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर, राइट? एंड दे वर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। इनको किसने प्रोड्यूस किया था? बी लिम्फोसाइट ने। ये आपने बात अपने माइंड में अच्छे तरीके से बिठा लेनी है कि इनको हमारे बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। और आपको याद होगा कि हमने इसके लिए आपको एक बड़े रिमार्केबल साइंटिस्ट का नाम बताया था, दैट वाज Hieronymus Fabricius, राइट? एंड दैट very organism basically, that very scientist discovered what the B lymphocytes, and he discovered these particular fighter cells and the commando making, you can say, institutions जो बेसिकली डेवलप हुए थे कहाँ? बर्सा ऑफ फैब्रिचूसा में, राइट? तो ये जो बी लिम्फोसाइट्स उनका बेसिक फंक्शन ये है कि क्या बनाएंगे? एंटीबॉडीज। तो आए हम देखते हैं कि एंटीबॉडी का बेसिकली मेरे पास स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूं, जैसे मैंने बोला कि दीज आर बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर में ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, दे आर नॉट फाइब्रस प्रोटीन। और अगर मैं उसके फर्दर डिटेल की बात करूं तो दे कॉन्सिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो मेरे पास इसकी क्या होती हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, राइट? और अगर मैं इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स को किस तरीके से शो करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें इस इमेज में, राइट, इस इमेज में आपको नजर आ रहा है कि देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, राइट? इनमें से 2 चेन्स बड़ी हैं और उनको हम लोग लॉन्गर चेन्स या हैवी चेन्स का नाम देते हैं। और इनके आउटर रीजन में मेरे पास 2 स्मॉल चेन्स है, यानी हम लोग लाइटर चेन्स का नाम देते हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं। ये वाली 2 हैवी चेन्स में लुक एट दिस कि वो वाई के लोअर वाले जोन में जो उसका स्टॉक है उसमें जोड़ती हैं आपस में एक दूसरे को बाय मींस ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस। एंड लुक एट दिस एरिया कि ये जो हमारी छोटी और बड़ी चीज आपस में लिंक हुई हैं उनको जोड़ने वाली चीज भी क्या थी? डाइसल्फाइड ब्रिज। और आपको याद है कि हम लोग इसे कहाँ स्टडी करते थे? टर्शियरी स्ट्रक्चर में। अब देखते हैं हम लोग ये वाली बात कि अगर मैं इन पर्टिकुलर चेन्स को फर्दर देखूं तो मैं इसको 2 पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट जोन्स में देख सकता हूं। एक है मेरे पास नीचे वाला जोन। आपके पास एंटीबॉडीज की मिलियन टाइप्स हो सकती हैं, मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज कैन बी देयर, राइट? और ये जो मेरे पास लोअर जोन है, अगर आप इस जोन को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है? फिक्स जोन है, इसमें कोई चेंज नहीं आती, ये कॉन्सिस्टेंट है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि अगर आप लोगों के पास एक पेन हो तो आप उस पेन की जो निब है वो वेरिएबल लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है? या आप लोगों के पास एक ही केसिंग है किसी बॉल पॉइंट की, तो आप चाहे तो उसमें ब्लू रिफिल डाल लें, आप उसमें ग्रीन रिफिल डाल लें, आप उसमें रेड रिफिल डाल लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जो बाहर वाला पार्ट है वो बिल्कुल कैसा है? फिक्स। तो हम यहाँ पे यही वाली बात कर रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर एंटीबॉडी इट हैज गॉट द बेसल फिक्स्ड पार्ट। लेकिन अगर आप इसके ऊपर वाले जोन्स को देखें तो ये सारे के सारे डिफरेंट प्रोटीन, डिफरेंट एंटीबॉडीज में कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, राइट? बट फॉर द वन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज अगेन दे मे बी वेरिएबल और दे मे बी सेम, राइट? डिपेंड करता है कि इसको हमने किस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट डिजाइन किया है, राइट? एनी हाउ, ये जो ऊपर वाले जोन है ये तमाम की तमाम एंटीबॉडीज में आपस में जरूर वेरिएबल हैं, राइट? जाहिर है जो मीजल्स की एंटीबॉडी होगी वो हमारे फ्लू की एंटीबॉडी से डिफरेंट होगी, राइट?
नाउ नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो इसके ऊपर वाले वेरिएबल जोन्स हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू अ हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मेरे पास क्या होता है, दैट कैन चेंज इट्स पोजीशन, समथिंग लाइक इट और समथिंग लाइक इट, राइट। तो हम इससे अपनी रिलेटिव एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो सेम इज द केस हियर कि दीज पर्टिकुलर एंटीजेंस antibodies, they have got variable you can say regions that are combined through the hinge type joint, और इस hinge type जो मूवमेंट की वजह से ये क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एंगल से, डिफरेंट किस्म के साइड से, डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर से अपनी एंटीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं, राइट। और डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी की मदद से हम इस पर्टिकुलर एंटीजन को, आपको याद होगा डेफिनेशन नंबर 1 की डेफिनेशन नंबर 1 कि हम अपनी फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम उसके लिए सेल या सेल के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं टू इरेडिकेट दीज पर्टिकुलर एंटीजेंस फ्रॉम द बॉडी प्रॉम्प्टली एंड इफेक्टिवली। अब देखते हैं कि हमारी ये वाली एंटीबॉडी हमारी एंटीजन के इफेक्ट्स को कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकती है। उसके लिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड में, दैट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, एंटीबॉडीज। सो लुक एट दिस, हमारे पास जो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज द prevent the penetration. Look at this image again. You can see कि इस वाले केस में हमारे पास different types की antigens है। अब जितनी टाइप की स्टूडेंट्स एंटीजन होगी हम उतनी ही टाइप्स की एंटीबॉडीज बना सकते हैं, बिकॉज कि जैसा मेरा एनिमी होगा आई शुड इक्विप माई सेल्फ अकॉर्डिंगली, अदरवाइज आई विल बिकम लूजर एंड एनिमी विल बिकम द विनर, राइट। सो इस पर्पस के लिए लुक एट दिस कि जितनी टाइप के मेरे पास एंटीजन आए हमने उतनी ही टाइप की एंटीबॉडीज बनवाई और उनको उनसे मिलवा दिया। हम चाहते हैं कि हम अपने एनिमी को एंगेज रखें और वो मेरे सेल्स की तरफ रुख ना करे, तो उस पर्पस के लिए मैंने क्या बनाई, एंटीबॉडीज। और ये वाली एंटीबॉडीज एंटीजन से बाइंड होकर उसे सेल्स में दाखिल होने से रोक रही है। तो यही इनका पहला फंक्शन है, दैट इज द प्रिवेंट पेनिट्रेशन। दूसरा फंक्शन मेरे पास क्या, इमोबिलाइजेशन ऑफ एंटीजन। लुक एट दिस इमेज, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैज गॉट फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेला। इमेज देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इसमें आपको नजर आ रहा है एक ऐसा बैक्टीरिया दैट इज बेसिकली व्हाट से इट इज लोफोट्रॉपिक बैक्टीरिया, राइट। आपको याद है हमने डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया पढ़े थे ऑन द बेस ऑफ फ्लैजेला। तो ये मेरे पास कोई बैक्टीरियम है, तो इस पर्टिकुलर फ्लैजेला के साथ आप देखिए कैसे डिफरेंट एंटीजन आपस में बाइंड कर रही हैं और इसके फ्लैजेला को मूव करने से रोक रही हैं। तो अगर फ्लैजेला मूव नहीं करेंगे तो जाहिर है एंटीजन इमोबिलाइज हो जाएगी, उसे हम किसी जगह पर बांध देंगे। This very phenomena is called as immobilization. So none other chemical can do it except antibodies, right? Number 3 thing is clumping of antigen. तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाला काम एक बैक्टीरिया के साथ नहीं किया, हम लोगों ने एक बैक्टीरिया को एक जगह पे कॉल की फॉर एग्जांपल, तो उसके इस पॉइंट पर जितने भी इस तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे उन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के साथ हम एंटीबॉडीज को बाइंड कर लेंगे और ये सारे के सारे बैक्टीरिया एक ही जगह पर इकट्ठे होंगे और ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। दिस इज द मेन एसेंस ऑफ दिस एक्टिविटी कि हम बैक्टीरिया को कॉर्डन ऑफ कर लें, साइड पे लगा दें और फिर उस वहां पे हम भेज सकते हैं अपने मैक्रोफेजेस को, अपने माइक्रोफेजेस को, दैट कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस एंड यू नो द मीनिंग्स ऑफ फेगोसाइटोसिस। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फेगोसाइटोसिस वी विल एलिमिनेट नॉट ओनली द pathogens but also their dead bodies or the debris, right? So now we want to see the next thing, another very important job. Look at this my dear students कि ये जो बेसिकली एंटीबॉडीज हैं दे आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग पंच होल्स। लुक एट दिस कि कैसे ये वाली एंटीबॉडीज इस बैक्टीरिया की सेल वॉल में पंच बना रही है, सुराख बना रही है, और जब ये सुराख बन जाएगी तो डेफिनेटली नाउ दिस पर्टिकुलर सेल वॉल विल बिकम वेरी मच परमेबल फॉर द वाटर, और वंस वाटर इज देयर इट विल कॉज व्हाट इज ऑस्मोटिक लाइसिस और सेल फट के वाटर की वजह से फट जाएगा, राइट। अब हम देख रहे हैं कि कैसे ये वाला मॉलिक्यूल जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी, इट इज गोइंग टू असेस द फेगोसाइटोसिस। जाहिर है मैंने अभी जैसे अभी बोला था कि अगर ये वाली एंटीबॉडीज किसी एंटीजन को क्या कर देंगी, इमोबिलाइज कर देंगी, उसे कॉर्डन ऑफ कर देंगी, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली इन पर्टिकुलर फेगोसाइट्स को वहां पे आके उसे एंगल्फ करना, उसे खाना बहुत आसान हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आप किसी फॉर एग्जांपल डिजीज का शिकार हुए और आप लोग गए किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आप लोगों को एंटीबायोटिक दी,
राइट, आफ्टर द यूज ऑफ 2 or 3 days आपको ये पता चला कि नाउ यू आर नो मोर इल, बट स्टिल यू आर सेइंग कि आई एम नॉट 100%, यू आर इन द सेंस ऑफ मलेज, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये जो समथिंग रॉन्ग है वो उसकी वजह हमारे स्टूडेंट्स ये है कि इस पर्टिकुलर एंटीजन ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टे इन माय बॉडी डिफरेंट किस्म के पॉइजन्स प्रोड्यूस किए। बैक्टीरिया तो खत्म हो गए, बैक्टीरिया तो मर भी गए, लेकिन उनके प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दे आर स्टिल देयर। तो जब तक ये वाले टॉक्सिन मेरे ब्लड में फ्लोट करते रहते हैं तो तब तक क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरी बॉडी क्या करेगी, मलेज की स्टेट में ही रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि बैक्टीरिया के मरने के बाद उनके रिमेन्स को भी खत्म कर दिया जाए, और उसके लिए हम लोगों ने क्या बनाए हैं, एंटीटॉक्सिन्स। एंटीटॉक्सिन्स भी बेसिकली क्या होती हैं, एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज उस एंटीजन के टॉक्सिन्स के अगेंस्ट मॉलिक्यूल्स बनाती है जो उस टॉक्सिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एंटीटॉक्सिन। तो ये हैं हमारे पास 5 और 6 फंक्शंस किसके, हमारी एंटीबॉडीज के। अगले जब हम दोबारा इस बोर्ड के ऊपर वापस आएंगे इस लेक्चर में, तो दैट वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट cells like B lymphocytes and T lymphocytes, and where they are formed, how they are formed, what can be their types, and how they carry out their activities. For this purpose we have to wait for the next, you can say, half of the board. Welcome back my dear students. We are here to close this particular discussion, और इसके लिए we are standing in front of the last board, and this board will involve the discussion of detailed discussion of what lymphocytes and then different types of what immunities, and in the end we shall discuss what the topic of very briefly the topic of AIDS. I know you have discussed this particular topic in lot more details in the previous chapters, right? So let's move to the board. Yes my dear students, look at this कि ये है मेरे पास lymphocytes। आपको पता है lymphocytes डिस्कस किए थे कि ये बेसिकली मेरी बॉडी के फाइटर्स हैं, इसलिए हम इन्हें lymphocytes बोलते हैं। और आपको याद है कि ये बेसिकली लिम्फोसाइट्स मेरे लिम्फेटिक सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और जाहिर है दे आर प्लेइंग अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन इम्यूनिटी, राइट। आपने मेरी इन बातों को जरा गौर से सुनना है, बिकॉज कि इनमें से कुछ बातें थोड़ी सी आपकी बुक से बाहर है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोसेस मीन इम्यूनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इन बातों का साथ थोड़ा सा रिलेट करना जरूरी था, राइट। सो लुक एट दिस। पहली बात, अगर मैं सिर्फ आपकी बुक को फॉलो करूं तो आपकी बुक ने क्या बताया था कि लिम्फोसाइट्स की मेरे पास 2 टाइप्स हैं, उनको मैं अंडरलाइन कर देता हूं आप लोगों के लिए। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज टी लिम्फोसाइट, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, दिस इज अ टी लिम्फोसाइट, राइट। और दूसरी जो टाइप है मेरे पास, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, द बी लिम्फोसाइट। तो ये 2 मेन टाइप्स हैं मेरे पास किसकी, लिम्फोसाइट्स की। अब जो मेरे पास ये 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं, देयर बेसिक फंक्शन इज, जो आपको याद है इम्यूनिटी के स्टार्ट में बोला था कि हम सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सी प्रोटीन मेरी बॉडी की है या मेरी बॉडी की प्रोटीन जैसी है, और कौन सी फॉरेन प्रोटीन है या मेरी बॉडी की प्रोटीन जैसी नहीं है। तो बोथ ऑफ देम mean either it is B lymphocyte or it is T lymphocyte, both have the ability to differentiate between the self and non-self proteins, right? तो ये भी रिकॉग्नाइज कर सकता है और ये भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। अभी मैं आपकी बुक पढ़ा रहा हूँ, राइट। दूसरी बात, अगर मैं इन पर्टिकुलर लिम्फोसाइट्स को देखूं जिन्हें हम टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, तो दे कैन कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है 10-10 लड़ाई। जैसे कि पुरानी जंगें होती थी, वॉरियर्स आमने सामने लड़ रहे होते थे, फिजिकल कांटेक्ट में आते थे, अपने एनिमी को तलवार के साथ कांटेक्ट फिजिकली मार रहे होते थे। तो इस चीज़ के डिजीज को हम बोलते हैं कॉम्बैटिंग। समटाइम आपने मूवीज में देखा हो तो जो हीरोज होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड वगैरह को बिल्कुल छोड़ देते हैं और हाथों से लड़ रहे होते हैं। दैट वेरी फिजिकल फाइट इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉम्बैटिंग। तो इस वाले केस में जो मेरी सेल्स हैं वो एनिमी के सेल्स से फिजिकल कॉन्टेक्ट में आएंगी, तो उन्हें हम लोग क्या, तो उस पर्टिकुलर इवेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बैटिंग। फिजिकल फाइट इज कॉल्ड एज कॉम्बैटिंग। तो कॉम्बैटिंग कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब ये फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे तो वो उस पर्टिकुलर फॉरेन एलिमेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, बॉडी में से निकालने की कोशिश करेंगे, यू नो, बाय मींस ऑफ सम लाइसेस, ब्रेक डाउन, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो एलिमिनेट कर देंगे। फिर दूसरी बात ये है
कि ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कोई टिश्यू की दूसरे पर्सन की बॉडी से ग्राफ्ट कराया है, इट मे बी सम किडनी, इट मे बी सम पीस ऑफ लिवर, तो उस वाले केस में इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज बिटवीन द टाइप ऑफ प्रोटीन ऑफ द डोनर एंड मी और रेसिपिएंट, तो फिर डेफिनेटली उस पर्टिकुलर डोनर की बहुत सारी प्रोटीन्स में लेके आऊंगी एक नॉन सेल्फ प्रोटीन और फॉरेन एंटीजन। तो मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी, राइट। और ये जाहिर है एंटीबॉडी एंटीजन जो फाइट होगी वो क्या कहलाएगी, एक सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, बिकॉज कि उस वाले केस में वो वाली प्रोटीन के सेल मेरी बॉडी के अंदर आए, उन सेल्स को देखकर मेरी बॉडी ने स्पेसिफिक सेल्स बनाए, अब सेल आपस में लड़ रहे हैं, दिस वेरी फाइट इज कॉल्ड एज सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। अगर मेरी बॉडी में ये वाली फॉरेन प्रोटीन नहीं आएगी तो मेरी बॉडी में उस स्पेसिफिक टाइप के लिम्फोसाइट, कौन से टी लिम्फोसाइट नहीं बनेंगे। अब अगली बात मेरे पास ये है, जो अब थोड़ी सी बातें आप लोगों की बुक से जरा एडवांस बता रहा हूँ, वो ये है कि ये वाले लिम्फोसाइट बनते कहाँ हैं। कॉमन सेंस मेरे बोन मैरो में बनेंगे, उसके बाद दे विल बी सेंट टू द थाइमस ग्लैंड, ये भी डिस्कस हुआ था आप लोगों के पास, और ये थाइमस ग्लैंड में जाके ये वाले सेल्स मैच्योर हो जाएंगे एंड देन दे विल सेंट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी जस्ट टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ व्हाट, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। लेकिन अगर मैं इसके निस्बत पे बी लिम्फोसाइट को दिखता हूँ तो जाहिर है ये भी बोन मैरो में बनना स्टार्ट हुए और बोन मैरो में ही मैच्योर हुए, बिकॉज कि हमारे पर्टिकुलर केस में, मैमल्स के केस में वी डोंट हैव बर्सा फैब्रिचूसा, तो फिर उस वाले केस में ये काम कौन कर रहा है, मेरा बोन मैरो। सो माय बोन मैरो इज बेसिकली गोइंग टू प्रोड्यूस and mature these particular cells. After the maturation they will be sent to the whole body, but if we look their concentration, it is maximum in the liver and the spleen, right। अब अगली बात, इनका काम मेरे पास क्या है ये देखना है आप लोगों ने कि unlike T lymphocytes, they are not going to carry out the process of combating, ये combating नहीं कर रहे, physical fight नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये recognize करने के बाद they are specially designed, मैं आमतौर पर ये बोलता हूँ कि ये जो मेरे B lymphocytes हैं ये तो कमांडोज बनाने वाले institutions हैं, इदारे हैं, right, where they are basically trying to synthesize what the commandos, and these commandos are nothing other than antibodies. So B lymphocytes are capable of making antibodies. Antibodies cannot be made, important बात है, स्टार लगा रहा हूं इसके ऊपर कि antibodies cannot be made by the T lymphocytes, antibodies can only be made by the B lymphocytes, right। और अगली बात ये है कि अगर हम इसकी एंटीबॉडीज की बात करें तो यू नो वेरी वेल, लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलती है और उसके रिजल्ट में जाहिर है हमारी फैगोसाइटोसिस हो जाती है। ये भी पढ़ा था कि इससे हमारी एंटीबॉडीज दे ऑल्सो एक्ट एज एंटीटॉक्सिन्स। चलिए आपको आज के मॉडर्न दौर से एग्जांपल लेता हूँ कि इस वाले केस में दीज पर्टिकुलर सेल्स they are basically making what, very fine type of weapons that it can kill from the distance, something like your snipers। अब snipers एक distance पे बैठे हुए हैं और they are equipped with very, you can say, high efficiency guns loaded with some, you can say, telescopes, तो वो डिस्टेंस से एनिमी को देख सकती हैं और बहुत एक्यूरेसी से डिस्टेंस से ही फायर कर सकती हैं। तो ये वाला काम समझ लें यहाँ पर भी, ये हमारे स्नाइपर्स हैं कि ये क्या करेंगे, बनाएंगे खास किस्म की बुलेट्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज, और फिर जहां जहां इस पर्टिकुलर बुलेट की जरूरत होगी उसको यूज कर लिया जाएगा। तो इनका रेस्पॉन्स कमांडो जैसा नहीं है, स्नाइपर जैसा है, लेकिन इनका जो इफेक्ट है वो स्नाइपर जैसा नहीं है बल्कि कमांडो जैसा है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ द सेल्स। तो इस किस्म के रिस्पॉन्स में जब फिजिकल फाइट नहीं हो रही बल्कि हम डिस्टेंस से एंटीबॉडीज को भेज रहे हैं लड़ने के लिए, तो दैट वेरी थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स नहीं है बल्कि ह्यूमोरल रिस्पॉन्स है। ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, डेफिनेटली व्हेन वी carry out the vaccination against polio and the smallpox and the measles and the mumps, तो इस वाले केस में जो एक्टिविटी है it is basically what, humoral response। अगली बात ये है स्टूडेंट्स कि अब मैंने अब इन दोनों को कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स। तो मेरे पास टाइप्स के लिहाज से लिम्फोसाइट की कितनी टाइप्स होती हैं, 3, यानी कि नंबर 1 वो लिम्फोसाइट्स जो एक्टिवली एंगेज्ड है इन कॉम्बैटिंग, राइट। फिर उसके बाद मेरे पास जो सेल्स बनते हैं लिम्फोसाइट के, उनमें से एक का नाम होता है हेल्पर सेल और एक का नाम क्या होता है, किलर सेल। अब जो मेरे पास हेल्पर सेल हैं वो फर्दर
बात को अपनी तरह गौर से सुनना है कि हेल्पर सेल की फर्दर मेरे पास दो टाइप्स बन जाती हैं। उनमें से एक का नाम होता है मेमोरी सेल्स। व्हेनेवर वी से मेमोरी सेल्स, इसका मतलब ये है कि हमने इन सेल्स को एक छोटा सा माइक्रो सा ब्रेन दे दिया है। आप वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि यार इसकी जो एनिमिटी है, दुश्मनी है किसी एलिफेंट की तरह से, बिकॉज कि एलिफेंट अपने एनिमी को कभी नहीं भूलता। तो समझ लो एलिफेंट वाली मेमोरी हमने इन हेल्पर सेल्स को भी दे दी है, राइट, कि दे कैन कीप द शेप एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ देयर एनिमी इन देयर ब्रेन्स फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अब मिसाल के तौर पे कि मैंने आपको बहुत छोटे होते हुए क्या दिया था, पोलियो की वैक्सीन दी थी, राइट। तो उस पर्टिकुलर टाइप पे जो पोलियो का एनिमी था वो मेरे माइंड में हमेशा रहा कि जब कभी भी इस तरह का एनिमी मेरे पास आएगा तो आई एम द किलर, आई विल कम बैक विद दिस एंड आई विल किल इट, ठीक है। तो ये है मेरे पास मेमोरी सेल्स। लेकिन इस टी लिम्फोसाइट का एक और सेल भी होते हैं जो जिनका फंक्शन ये होता है कि वो क्या करेंगे, वो साइटोकाइंस बनाएंगे। अब साइटोकाइंस का फंक्शन क्या होता है कि साइटोकाइंस ने बेसिकली मैसेज सेंड करना है लिम्फोसाइट को कि वो मजीद क्लोन और मेमोरी सेल बनाए, बिकॉज द नंबर ऑफ द पैथोजन इज इंक्रीजिंग। तो जो ही स्टिमुलस इंक्रीज होगा तो इस पर्टिकुलर मेरे पास टी लिम्फोसाइट के साइटोकाइंस मेकिंग सेल्स बी लिम्फोसाइट से अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज को बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो इसका एक और रोल है। फिर जो मेरे पास किलर सेल्स हैं उनमें भी मेरे पास दो टाइप्स हैं। उनमें कौन कौन से टाइप है, किलर सेल, यानी कि तो फिजिकली खुद फाइट कर ही रहे हैं, मींस दे आर कम्बैटर्स, दे आर कमांडोज, बट उनके पास पीछे एक इंस्टीट्यूशन भी है, एंड दैट वेरी इंस्टीट्यूशन इज बेसिकली मेकिंग नथिंग अदर देन द मेमोरी सेल्स। और इनका काम भी यही है कि नॉट ओनली तुमने क्या करना है, हेल्पर सेल के मेमोरी सेल बनाने हैं, बल्कि किलर सेल के मेमोरी सेल भी बनाने हैं। ये वाले सेल्स एंटीबॉडी ज्यादा से ज्यादा बनवाएंगे और ये वाले सेल किलर सेल ज्यादा बनवाएंगे। तो इस तरीके से नेचर ने बड़े ही आर्टिकुलेटेड वे में इस पर्टिकुलर स्कीम को लड़ाया है, राइट। तो हम यूं इसको समराइज कर सकते हैं कि इन केस ऑफ लिम्फोसाइट टोटली वी हैव 1, 2, 3 and 4 types of cells, right? Now in contrast to this thing, if we look at the lymphocytes, तो lymphocyte में टोटल मेरे पास सिर्फ 3 किस्म के सेल्स हैं। एक वो वाले सेल्स है सारे एंटीबॉडीज करंटली बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरह के वो सेल्स हैं कि जो उन पर्टिकुलर सेल के क्लोन्स बनाते हैं। Whenever I use the term क्लोन, इसका मतलब मेरे पास क्या है कि देखें कोई एंटीजन मेरे पास आई और उस पर्टिकुलर एंटीजन को हमने किस पे देखा, ज़ाहिर है किसी प्रेजेंटर सेल पे देखा, तो उस प्रेजेंटर सेल को देखकर एज अ नॉन सेल्फ एंटीजन मैंने क्या बना ली, एंटीबॉडीज बनवा ली। वंस आई हैव सक्सेसफुली मेड अ स्टेबल एंटीबॉडी रिसेप्टर बेयरिंग सेल, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उससे क्लोन्स बनाऊंगा। भाई अगर मेरे पास उसके बहुत ज़्यादा क्लोन्स नहीं बनेंगे तो हाउ आई कैन मेक मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज। तो मुझे वो पर्टिकुलर सेल्स बनाने हैं कि जो एक्सपोनेंशियल रेट में बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्विकली क्या बना दे, मुझे एंटीबॉडीज बना दे। अब अगर आप चाहे आप लोगों के पास ये वाला रिस्पॉन्स है, चाहे आप लोगों के पास ये वाला रिस्पॉन्स है, तो आप लोगों का जो पहला इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है ये हमेशा वीक होता है। लेकिन चूंकि मेरे पास ऑलरेडी उसके मेमोरी सेल पड़े हुए हैं, क्लोन सेल पड़े हुए हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर सेकेंड अटैक मेरे पास आएगा तो मेरा इम्यून रिस्पॉन्स उससे कई फोल्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। उस पर्पज के लुक एट दिस ग्राफ, लुक एट द फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स एंड कंपेयर इट्स इंटेंसिटी विद द secondary response. So secondary response is more forceful, more responsive as compared to the first immune response. तो हम ये बात कर रहे थे आप लोगों के साथ कि क्लोन सेल का होना क्यों जरूरी है, कि जितना एक्सपोनेंशियल रेट पे मेरा एनिमी ग्रो कर रहा है, अगर उतने ही एक्सपोनेंशियल रेट पर मेरे क्लोन सेल्स नहीं बनेंगे तो सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो माय इम्यून सिस्टम विल बी डिफीटेड, राइट। तो अगली बात है कि सिर्फ और सिर्फ अभी हमने एंटीबॉडी यूटिलाइज नहीं करना है, बल्कि इनके लिए भी मेरे मेमोरी सेल बनवाने हैं, बिकॉज के फ्यूचर में अगर ये वाला एंटीजन आएगा तो फौरी तौर पर ये वाले मेमोरी सेल्स के खिलाफ क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज, और मेरे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत क्या कर देंगे, ब्लास्टिंग कर देंगे, और मेरे उस पर्टिकुलर एनिमी से बचने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सो दीज आर द few you can say more elaborated details of these two types of lymphocytes and their great contribution towards the immune system of our body. And now we want to move to the next column, and that is discussing what the type of immunity.
We have basically two types of immunity. One of them is called as active immunity, other one is called as passive immunity. अब एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब मेरे पास क्या है कि मैंने किसी भी तरीके से किसी भी वे में अपनी बॉडी में क्या डाल दिए, एंटीजन, राइट। अब देखें कि मेरी बॉडी में एंटीजन जाने के दो पॉसिबल वेज हो सकते हैं। पहला वे क्या है, नेचुरली, मिसाल के तौर पे मैं कहीं गिर गया, राइट, और उस गिरने की वजह से मेरी स्किन में कोई ब्रूज आ गया, कोई कट आ गया, और उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एंटीजन मेरे ब्लड के थ्रू मेरी बॉडी में चले गए। इट इज कॉल्ड एज नेचुरल इंडक्शन ऑफ एंटीजन इन माई बॉडी। तो नेचर छोटे होते हुए बहुत वेज से मेरी बॉडी में मेरी एनिमीज को भेजती रही है, सो दैट कि मेरा इम्यून सिस्टम मेरे सराउंडिंग में पाए जाने वाले एनिमीज को पहचानता रहे, राइट। तो इस पर्पज के लिए नेचर ने मुझे डिफरेंट वेज दिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बहुत छोटा था तो कभी मैंने अपने ही गंदे हाथों से उठाकर चीजें मुंह में डाल ली, तो उसके ऊपर बहुत से मेरे एनिमीज लगे हुए थे। उन एनिमीज को नॉट ओनली मेरी बॉडी ने टेस्ट किया, बल्कि मेरे इम्यून सिस्टम ने भी टेस्ट किया, और उसके रिस्पॉन्स में फिर मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ या ऑन हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट कि हम अपनी सराउंडिंग के इन बैक्टीरिया से बचने के लिए हम अपनी सराउंडिंग को बहुत ज़्यादा साफ रखें, ऑल दो सफाईनेस भी माने, लेकिन इसका मतलब हर किसी नहीं है कि हम अपने एनिमी को ना पहचाने। सो वी शुड अलाउ आवर किड्स टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट द एनिमीज लाइंग इन माय सराउंडिंग, सो अलाउ देम to have a contact with the things and ingest some, you can say, enemies from the surroundings, right? So the latest approach about the immune system. Now we want to move to the next thing. वो नेक्स्ट थिंग मेरे पास क्या है कि हम ये वाला काम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा भी हो सकता है कि मैं आप लोगों की बॉडी में एंटीजेंस डाल दूं। पहले भी एंटीजेंस डाले थे, मगर कुदरत ने डाले थे मेरे अंदर, चाहे वो मेरे नोज के थ्रू गए, चाहे वो मेरे फूड के थ्रू गए, चाहे वो मेरे वाटर के थ्रू गए, चाहे वो मेरी आईज के थ्रू गए, मेरे ईयर्स के थ्रू गए, मेरे वूंड के थ्रू गए, राइट। ये सारे के सारे नेचुरल वेज थे, लेकिन हम ये वाला काम खुद से भी करते हैं। वेन एवर आई वैक्सीनेट यू अगेंस्ट पोलियो, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आप लोगों की बॉडी में वीकेंड, कमजोर किए गए एंटीजेंस डालता हूँ। तो जब मैं आप लोगों की बॉडी में एंटीजन खुद से एक्सपेरिमेंटली और विलफुली और डेलिबरेटली डाल रहा हूं, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल वे ऑफ इंडक्शन ऑफ व्हाट, एंटीजेंस इन द बॉडी। बट रिमेंबर, इन दिस केस योर बॉडी इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज व्हाट it as a non-self antigen. It is going to trigger all the you can say actions. It is going to make the killer cell. It is going to make the you can say B lymphocyte, is going to make the memory cells, going to make the clone cells, all this stuff. If your body is going to make each and every component of the immune system at its own, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस था। हर काम आपकी बॉडी ने खुद किया है, therefore it is called as एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बेस्ट एग्जांपल आप लोगों की वैक्सीनेशन है, और इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर आर्टिफिशियल स्टिमुलस के थ्रू और नेचुरल स्टिमुलेशन के थ्रू। और जैसे मैंने बोला था कि आपने खुद से रिकॉग्नाइज किया अपनी एंटीजन को और खुद से आपने एंटीबॉडी बनाई, तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। हाउएवर, अगर कुदरत ये काम कर रही हो तो हम इसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनाइजेशन, और अगर हम लोग इसे अपनी बॉडी में खुद से डालें तो ये कहलाएगी आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब इस वाले केस में हमने क्या किया, इस वाले केस में हमने आप लोगों को स्पून फीड किया। स्पून फीड से क्या मुराद है, हमने बनी बनाई एंटीबॉडीज आप लोगों की बॉडी में डाल दी। नाउ आई एम गोइंग टू इंजेक्ट or induce or you can say the term administer artificially already made antibodies in your body. Now your body is not going to carry any function. It is not going to recognize this particular thing. It is not going to you can say trigger or stimulate its immune system. It is not going to make any sort of B lymphocyte or T lymphocyte. Nothing. कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी बॉडी को स्पून फीड क्यों करना चाहते हैं, तो आंसर इज कि वी यूजुअली डू नॉट डू दिस थिंग। लेकिन हम ये वाला काम तब करेंगे कि जब हमारा जो ओपोनेंट है बहुत तगड़ा है, राइट। अब मेरा इम्यून सिस्टम किसी भी सूरत में उससे फाइट कर ही नहीं सकता। मेरा इम्यून सिस्टम इतना क्विक नहीं है जितना मेरा वो तगड़ा एंटीजन है। फॉर एग्जाम्पल वेनम ऑफ द स्नेक,
स्नेक ने मुझे बाइट कर लिया है तो फिर जाहिर है उसका वेनम तो बहुत स्ट्रांग है, ये तो बहुत क्विकली इससे न्यूरोटॉक्सिन है, ये मेरे ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। इट इज हेमोरेजिक टॉक्सिन, ये मेरे ब्लड कैपिलरीज की बस्टिंग कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसी चीज बॉडी में डालनी पड़ेगी जो रेडीमेड हो, जो ऑलरेडी से मैन्युफैक्चर्ड हो, जो फौरी तौर से इन एंटीजेंस को पहचान ले और डायरेक्टली जाके उनको बाइंड करके उसको एज एंटीटॉक्सिन उसके इफेक्ट यूटिलाइज कर सकता हो। इसके लिए भाई कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग हेपाटाइटिस की बात करें, एनिमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हम किसी कैंसर इंड्यूसिंग वायरस की बात करें, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वी आर टॉकिंग अबाउट द रेबीज, जो आपको याद है रैबिट डॉग के काटने से हमें हुई थी, उसकी हम बात कर लेते हैं, या स्नेक वेनम की बात कर लेते हैं। तो ऑल दिस स्टफ दे आर वेरी वेरी तगड़े opponent as compared to my immune system. So I should not wait for the body to respond and make all these activities. So therefore we always administer already manufactured antibodies in the body. And second thing is it is always artificial, because हम artificially बना रहे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो एंटीजेंस, वो वाली एंटीबॉडी मैं इंसानों में ना बनाऊं। मिसाल के तौर पे हम लोग आमतौर पे हम हॉर्स को लगाते हैं एंटीजेंस डाइल्यूट करके, और फिर हमारे हॉर्स की जो बॉडी है वो बनाती है एंटीबॉडीज, और फिर हम उसको आइसोलेट कर लेते हैं, और इस तरीके से हम ह्यूमन एंटीबॉडीज को किसी एनिमल की बॉडी में भी बनवा सकते हैं, और वहां से उसके ब्लड को ड्रेन करके उसमें से उसे आइसोलेट कर सकते हैं, उसे प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये इट इज ऑलवेज आर्टिफिशियल, राइट, इट इज ऑलवेज एंटी वेनम। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंटीसीरा की बात करता हूँ, दैट इज बीइंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप्स, उस वाले केस में भी बेसिकली उस एंटीसीरा में एंटीबॉडीज ही होती हैं जो किसी स्पेसिफिक एंटीजन की प्रेजेंस को शो करती हैं बाय बाइंडिंग विद इट एंड क्लम्पिंग विद इट। So remember, your anti-sera A, anti-sera B, anti-sera D, they basically have that very specific antibodies that can combine with specific antigens to detect its presence, right? So, it is immediate, it is not long-lasting. Therefore, if a person is a snake wrangler, so he must, you can say, keep that very antibodies with him always, and whenever that particular snake bite him or her, he or she should take it immediately. So it is not long lasting, and the level of antibody definitely decreases. Therefore, he has to take this particular antibody time and again. And then if we look whether this particular system has the ability to make the new antibodies, the answer is a big no. We can never make new antibodies using this particular system. Therefore, it is not reliable, and we have to have that antibodies time and again, right? सो ये जो सारी बातें हैं कि हम यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ऐड कर सकते हैं इन पर्टिकुलर यू कैन से एंटीबॉडीज़ को इन द बॉडी। तो इसका वेज मेरे पास क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला कि नॉर्मली हम लोग इसको एंटी वेनम के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। ये वाली एंटी सीरा जैसे मैंने बोला कि बॉडी में भी प्रिपेयर हो सकती हैं, ह्यूमन में भी हो सकती हैं, और किसी एनिमल में भी हो सकती हैं, लेकिन नेचुरली भी हमें एंटीबॉडीज मिलती रहती हैं डेफिनेटली फ्रॉम आवर मदर। तो जब मदर हम लोगों को फीड कर रही होती है, तो मदर के दूध पर्टिकुलरली हम बात करेंगे वेरी फर्स्ट 4 डेज की, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे द मिल्क ऑफ द मदर, इट इज कॉल्ड एज अ वेरी स्पेसिफिक मिल्क कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम, एंड दैट वेरी कोलेस्ट्रम इज वेरी मच रिच इन एंटीबॉडीज। और आप ये समझ सकते हैं कि इस टाइम पे मदर अपनी जिंदगी के सारे एक्सपीरियंस को, किस चीज के, एनिमीज को सेंड कर देती है टू इट्स बेबी। सो दैट वेरी फर्स्ट मिल्क इज वेरी वेरी वाइटल फॉर द वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। सो दैट कोलेस्ट्रम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सिमिलरली few of the antibodies they can also cross the placenta and then go to the baby definitely naturally. So that is also very important. अब हम चलते हैं आज के इस टॉपिक की आखिरी बात को। दूसरा आखिरी बात का नाम मेरे पास क्या है, एड्स। आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है ये, बिकॉज कि हम एड्स को पढ़ चुके हैं कि दिस वेरी डिजीज इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी इसका मतलब ये है, दिस इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, बिकॉज कि यू नो वेरी वेल कि जब ये बच्चा दुनिया में तशरीफ लाया था तो इसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक था, लेकिन अपनी जिंदगी के दौरान में उसने ये फीचर लूज कर दिया या डेफिशिएंट इम्यून सिस्टम को एक्वायर कर लिया। Therefore we call it as acquired immunodeficiency syndrome, right? You know इम्यून सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम एड्स पढ़ाते हुए ये वाली बात कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कॉज की डेथ ये वाला वायरस नहीं है, ये निमोनिया से मर सकता है, राइट? ये वाला ऑर्गेनिज्म तो सिंपल फ्लू से मर सकता है,
राइट, बिकॉज कि आम हालात में इन बैक्टीरिया को, इन वायरसेस को हमारा इम्यून सिस्टम किल कर देता है या उसकी इफेक्ट को प्रोलॉन्ग कर सकता है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ इम्यून सिस्टम डेफिनेटली दीज पर्टिकुलर वेरी माइनर बैक्टीरिया and viruses, they can override my immune system and then literally strangle me to the death, right? So if we want to cure, you know very well there is no cure of you can say AIDS, तो हम बोलते हैं कि परहेज ही वाहिद इलाज है, राइट? और आखिरी बात है कि ट्रांसमिशन आपको पता है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम क्या करेंगे, कोई और फ्लूइड बॉडी का ट्रांसफर करेंगे तो उससे हो जाएगी। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि परहेज ही सबसे बड़ा इलाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ ब्लेस्ड नेशन, वी आर मुस्लिम्स, वी आर मच मोर नीट एंड क्लीन एज कम्पेयर टू अदर यू कैन से रिलीजन्स। सो बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड हैव अ वेरी हेल्दी लाइफ। और इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप लोगों को इन जैसी मूजी बीमारियों से बचा के रखे और आप लोगों के इम्यून सिस्टम को बहुत तगड़ा रखे, हेल्दी वेल्दी रखे। और मैं चाहता हूँ आप लोगों से इजाज़त, और मैं यही कहूँगा कि अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा और जब कभी दुआ करें हमें भी याद रखिए। तब